हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए टॉक्स अबाउट एप्लीकेंट। एप्लीकेंट इंक्लूड्स अ पिटिशनर, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his right to apply, and any person whose estate is represented by the applicant as executor, administrator or other representative. एप्लीकेंट इन शॉर्ट, एप्लीकेंट मतलब क्या है? जो एप्लीकेशन दे रहा है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन कौन दे सकता है? पिटिशनर, जो पिटिशन फाइल कर रहा है, या फिर कोई भी पर्सन जिसके पास अधिकार है, राइट्स है वो पिटिशन फाइल करने के लिए, या फिर कोई पर्सन जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि माइनर है, तो माइनर एक्चुअल में खुद रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बट अगर कोई गार्डियन माइनर के बिहाफ पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पे वो भी एप्लीकेंट कहलाएगा। Second definition, section 2 subclause B talks about application. Application includes a petition. Third, bill of exchange. Bill of exchange includes hundi and a check. NI Act, Negotiable Instrument Act में भी आपको ये मिल जाएगा that check is a part of bill of exchange. Section 2 subclause D talks about bond. Bond includes any instrument whereby a person obliges himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be. बॉन्ड एक तरह का एग्रीमेंट होता है जहां पे कुछ करने का या न करने के लिए आपने दोनों ने कंसेंट दिया हुआ है, और जो भी उसका वायलेट कर रहा है तो जिस पर्सन ने प्रॉमिस किया हुआ है, बॉन्ड किया हुआ है, उसको पेमेंट करना होगा इन फॉर्म ऑफ मनी टू द अदर पर्सन. Section 2 subclause E defines defendant. Defendant includes any person from or through whom a defendant derives his liability to be sued, and any person whose estate is represented by the defendant as executor, administrator or other representative. डिफेंडेंट यहाँ पे सिविल टर्मिनोलॉजी है, एप्लीकेंट और डिफेंडेंट। यहाँ पे डिफेंडेंट ऐसा पर्सन है जो ऑपोजिट पार्टी होता है, जिसके अगेंस्ट आप कोई फाइल स्यू कर रहे हो, कोई पिटीशन स्यू कर रहे हो, कोई रेमेडीज क्लेम कर रहे हो, वो डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट को भी कोई और रिप्रेजेंट कर सकता है अगर डिफेंडेंट यहाँ पे माइनर है, लुनेटिक है या इडियट पर्सन है। Section 2 subclause F talks about easement. Easement includes a right not arising from contract by which one person is entitled to remove and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to another, or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of another. अब देखो, इजमेंट राइट जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में आपको राइट नहीं मिल रहा है, बट काफी टाइम से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अगर आप वो चीज एंजॉय कर रहे हैं तो वो आपका इजमेंट राइट हो जाएगा। इजमेंट राइट जैसे कि एयर, सनलाइट, वाटर, पैसेज, ये सारे के सारे इजमेंट राइट है। सेक्शन 2 सबक्लॉज जी टॉक्स अबाउट फॉरेन कंट्री, मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया। तो इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री है वो हमारे लिए फॉरेन कंट्री है। Section 2 subclause H defines good faith. Nothing shall be deemed to be done in good faith which is not done with due care and attention. तो अगर किसी भी व्यक्ति ने प्रॉपर केयर और अटेंशन से किया हुआ है तो वो गुड फेथ में आ जाएगा, अदरवाइज वो ऑपोजिट हो जाएगा। Section 2 subclause I defines plaintiff. Plaintiff includes any person from or through which whom a plaintiff derive his right to sue. Any person whose estate is represented by the plaintiff as executor, administrator or other representative. तो देखो यहाँ पे अगेन ये सिविल का टर्मिनोलॉजी है जो पार्टीज को डिनोट करता है। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो है जो राइट क्लेम कर रहा है, और डिफेंडेंट वो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट में वो अपने राइट्स को क्लेम कर रहा है। एनी पर्सन, तो यहाँ पे देखो प्लेंटिफ खुद डायरेक्टली भी यहाँ पे फाइल कर सकता है, या फिर अगर सपोज वो माइनर, लुनेटिक या इडियट है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी यहाँ पे अप्रोच कर सकता है टू रिप्रेजेंट द प्लेंटिफ। Section 2 subclause J talks about period of limitation, means the period of limitation prescribed for any suit, appeal or application
by the schedule and prescribed period means the period of limitation computed in the accordance with the provision of this act. तो देखो लिमिटेशन एक्ट में 3 चीजों के लिए टाइम पीरियड बताया गया है. सूट फाइल करने के लिए टाइम पीरियड बताया गया है, अपील फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड बताया गया और एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन पीरियड बताया गया. ये तीनों का मेंशन आपको शेड्यूल में बताया गया. शेड्यूल में सूट के रिलेटेड शेड्यूल बताया गया, अपील से रिलेटेड शेड्यूल में बताया गया और एप्लीकेशन से रिलेटेड शेड्यूल में बताया गया और उनके टाइम पीरियड बताया गया. कितने टाइम में वो सूट फाइल कर सकता है, कितने टाइम पीरियड में वो अपील कर सकता है और एप्लीकेशन कर सकता है. Section 2 subclause K talks about promissory note, means any instrument whereby the maker engages absolutely to pay a specified sum of money to another at a time therein limited or on demand or at sight. तो प्रॉमिसरी नोट है वो एक टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है इतने पैसे अ सर्टेन स्पेसिफाइड अमाउंट पे करने के लिए एट अ स्पेसिफाइड टाइम या फिर ऑन डिमांड. तो इट इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. suit does not include an appeal or an application. तो देखो suit जो है वो फर्स्ट स्टेज होता है कोर्ट में, तो ना तो वो अपील उसमें इंक्लूड होता है ना ही एप्लीकेशन उसमें इंक्लूड होगा. सेक्शन 2 सब क्लॉज एम टॉट. टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग which is not exclusively the breach of a contract or the breach of a trust. अब देखो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉट की डेफिनेशन को पूछा गया है, चाहे वो एआईबी हो या फिर जुडिशरी में. तो देखो टॉट को डिफाइन लिमिटेशन एक्ट में किया गया है. सेक्शन 2 सब क्लॉज एम में टॉट को डिफाइन किया गया. टॉट हमने पढ़ाई होगा टॉट सब्जेक्ट में कि वो सिविल रॉन्ग है. एंड ट्रस्टी. ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड अ बेनामिंदार, a mortgagee remaining in possession after the mortgage has been satisfied or a person in wrongful possession without title. ट्रस्टी. ट्रस्टी एक पर्सन है जिसको ट्रस्ट करके हमने डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर किया हुआ है फॉर अ पर्पस, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ बेनामीदार और अ मॉर्टगेजी. अब देखो यहां पे आपने और एक चीज को नोटिस किया होगा कि लिमिटेशन एक्ट में डिफेंडेंट और प्लेंटिव और एप्लीकेंट को डिफाइन किया गया. ये तीनों के तीनों सिविल टर्म्स है. सिविल में जो पार्टीज होते हैं उसके टर्मिनोलॉजीज प्लेंटिव और डिफेंडेंट या फिर एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट है. तो देखो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था दैट लिमिटेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू सिविल केसेस ओनली एंड नॉट टू क्रिमिनल केस. हमेशा याद रखना क्रिमिनल केस में वो अप्लाई होगा जहां जहां पे शेड्यूल में मेंशन किया गया, अदरवाइज कोई भी क्रिमिनल सूट में या फिर कंप्लेंट में लिमिटेशन एक्ट प्रिवेल नहीं होता है. थैंक यू.